नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। एनसीपी में बगावत के बाद आज चाचा भतीजे में ताकत दिखाने का दिन रहा। बांद्रा के भुजबल कॉलेज सिटी के मिड सेंटर में अजीत पवार गुट की बैठक हुई तो शरद पवार गुट ने वाईबी चौहान सेंटर नरीमन पॉइंट में बैठक की। कुल मिलाकर मौजूदा वक्त में जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक अजीत पवार शरद पवार पर बहुत भारी पड़े। अभी जो खबरें हैं उसके मुताबिक अजीत पवार के समर्थन में आज 31 विधायक हैं और 4 एमएलसी और फिलहाल एक सांसद यानी प्रफुल्ल पटेल भी। वहीं साहब शरद पवार की टीम में अभी 15 एमएलए, 6 सांसद और 3 एमएलसी है। भले ही अभी अजीत पवार शरद पवार से 20 दिख रहे हों, लेकिन विधानसभा में पार्टी तोड़ने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायक चाहिए। अब सवाल यह है, क्या अजीत पवार अपना वक्त बदल पाएंगे या शरद पवार बिगड़ते वक्त को सही कर पाएंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। ह्याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये तिळमात्र शंका नाही, परंतु साहेब आपल्या सर्वांचे श्रद्धास्थान आहे, त्याहीबद्दल आमचं प्रत्येकाचं ते मत आहे। पण एक गोष्ट आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घेतली पाहिजे, एकंदरीतच आज काही देश पातळीवर राज्य पातळीवर राजकारण चाललंय। शेवटी एखादा पक्ष आपण कशा करता स्थापन करतो? लोकांचे विकासाची कामं होण्याकरता, सर्व जाती धर्माला या भारतातल्या न्याय देण्याच्या करता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलंय त्या संविधानाचा आदर करण्याकरता, त्या पद्धतीनं माझे मागासवर्गीय असतील, माझे आदिवासी असतील, माझे अल्पसंख्याक असतील, माझे ओबीसी असतील, माझा भटका समाज असेल, माझा सर्वसाधारण समाज असेल, या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी गुण्या गोविंदांनी नांदावं, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदवी स्वराज्याचं जे स्वप्न होतं ते स्वप्न आपल्याला लोकशाहीमध्ये साकार करता आलं पाहिजे, याकरता आपण काम करत असतो। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये नेतृत्वाची फळी उभी करण्यासाठी राष्ट्रवादीला यश आलं। अनेक कार्यकर्ते विधिमंडळात आले, कुणी आमदार झालं, कुणी खासदार झालं, कुणी मंत्री झालं। अनेक मंत्रिमंडळामध्ये अनेकांना काम करायला संधी मिळाली आणि सामान्य कुटुंबातला कार्यकर्ता सुद्धा राज्य सकट चालू शकतो ते राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने देशाला दाखवलं। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। आज बात सब कुछ मराठी में थी, लेकिन हिंदुस्तान देख रहा था। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या चाचा भतीजे की जंग में किसकी होगी एनसीपी? क्या दावा ठोकेंगे? खबरें यही आ रही कि अजीत पवार कुछ ही समय में दावा ठोक सकते हैं। नंबर के खेल में कौन पास होगा, कौन फेल, ये वक्त और सदन बताएगा। क्या शरद पवार पर अजीत पवार भारी पड़ रहे हैं? आज तो यही लग रहा है नंबर्स के गेम में। क्या शरद पवार में बाजी पलटने की ताकत अभी बची है? क्योंकि कहा लोगों ने कि टाइगर अभी जिंदा है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ जयराम विप्लव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजय द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो उठापटक दिख रही है, ये वैसी ही है जैसी शिवसेना के साथ हुई थी। स्टॉलवर्ड उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री रहते हुए समझ नहीं पाए क्या हो गया। पवार साहब जिनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का,
उनके नीचे से जमीन खिसक गई। 30 से ऊपर विधायक वहां पर बैठे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब जो इतने भरोसे के आदमी थे, हमेशा साथ रहते थे, चाहे वो दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, उनको प्रमोट भी किया पार्टी में, अजीत पवार को किनारे रख के, लेकिन उसके बाद भी आज वो अजीत पवार के साथ खड़े दिखे। तो क्या जो नेता हैं वो जनता की और अपने ही नेताओं की नब्ज भाप नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज बता दें, जब राजनीति की परिभाषा बदल जाती है, लोकतंत्र ताक पर रख दिया जाता है, संविधान को किनारे कर दिया जाता है। अब 2014 के बाद देखिए अब स्थितियां, 2014 से पहले स्थितियां देखिए। अब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो एक सांसद कम होने से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज तो चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद विधायक तोड़ते हैं। मध्य प्रदेश देखिए, वहां पे चूंकि कम विधायक जरूरत थी, 10-12 विधायक उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिए। आज यहाँ स्थिति क्या है? तो ये पार्टी तोड़ संगठन सरकार बनाना ये कहाँ उचित है? क्या संवैधानिक है? 3 शब्द कहते हैं कांग्रेस की 56 धारा में सरकारें गिराई हैं, तो उन्होंने संविधान की नियत गिराई ना। ये सब हमारे जो शिवसेना और सिंधे का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सीबीआई ने, उसमें साफ साफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल कैसे तय कर देता है, कैसे शपथ दिलवा देता है। आज स्थितियां वही तो बनी, आज स्थिति वही तो आ रही है कि उन्होंने शपथ कैसे दिलवा दी, जब तक इनके पास 37 आदमी ना थे, विधायक ना होते, एक पार्टी ना बनाते, पार्टी स्पीकर सामने बात ना करते, कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। तो जब आपको मानना ही नहीं कुछ भी, एकदम मोदी जी 5 दिन पहले कह रहे हैं तब एनसीपी 70,000 करोड़ रुपए घोटाला किया, और आज आप देखिए कितने घोटाले वाले। ठीक है जयराम जी, पवार साहब को अगर आपने सुना हो, आ रहा हूं द्विवेदी जी, जयराम जी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस एनसीपी को भ्रष्ट कहा था, उसी एनसीपी को आज लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, सबसे पहले तो शिवसेना के जो हमारे साथी कह रहे थे कि लोकतंत्र, संविधान और पता नहीं नैतिकता की बहुत सारी दुहाई, तो शुरुआत कहां से हुई? देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो गठबंधन लड़ा था, उस एनडीए को जनता ने चुना था, और उस जनादेश से धोखा करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किसने किया? केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा में ये सब कुछ। और आज जो कुछ एनसीपी के भीतर हो रहा है, तो मुझे वो शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अपनी जो स्थिति थी उसको अजीत पवार ने भी अच्छे से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी पार्टी लोग गठबंधन के भीतर उनके साथ क्या कुछ हो रहा। और इस देश की संविधान ही वो ताकत देता है कि आप कैसे अपने साथ हो रहे अन्याय से लड़ सकते हैं, और यदि बहुमत का आंकड़ा आपके साथ है तो आप नई पार्टी भी बना सकते हैं, या उसी पार्टी का नाम, उस पार्टी का। जयराम जी, उस पोर्शन का जवाब जो पवार साहब ने बोला, कहा जब एनसीपी इतनी भ्रष्ट थी तो उसे लेने की जरूरत, तो उनके विधायकों को लेने की जरूरत क्यों पड़ी आपका तो नंबर पूरा था। जी 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 जी, इसी को कहते हैं कि जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ पूछती हैं। इस बयान के साथ ही पवार साहब ने और तमाम विपक्ष भी जो ये सवाल पूछ रहा है, तो अपनी ओर उन्होंने उंगलियां कर दी, और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ईडी और सीबीआई को लेकर जो उनके बयान कल तक थे वो सही नहीं थे। यानी वो खुद भी मान रहे कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी थी। तो वो पार्टी किसके नेतृत्व में थी और कौन उसका नेतृत्व कर रहा था? सवाल उस नेतृत्व को लेकर के, और सवाल उन्होंने खुद अपने ऊपर उठाए। आज इन सबके बयान से ये साफ हो गया है कि ये मानते हैं कि सोनिया गांधी जी को लेकर के जो कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार के जो आरोप उनके ऊपर रहे हो, या शरद पवार जी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर रहे हो, या लालू परिवार के ऊपर रहे हो, वो सभी सच्चे। ईडी सीबीआई की कार्रवाई सही थी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हैं। जयराम जी कह रहे हैं कि साहब वो भ्रष्टाचार का आरोप नेतृत्व का था, पार्टी और पार्टी के मेंबरान का नहीं था। इस पर आपकी टिप्पणी, पहला। दूसरा, एनसीपी से जो लोग अलग उठे उन सब ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी, कहा वो एक विजनरी लेता है, और कंपेयर भी किया अजीत दादा पवार ने, कहा इंदिरा गांधी थी, उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो पूरे देश में पॉपुलर है, विश्व में देश को आगे लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। पहली बात की जो इस तरह से नेतृत्व की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बात भी रखी है, क्या ये वही एनसीपी है और वही एनसीपी के लोग हैं जिस पर लगातार ईडी के छापे पड़ रहे थे?
क्या ये इन लोगों पर कोई कार्रवाई ईडी की आज तक नहीं हुई थी? हम तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि ये सही नहीं है, कार्रवाई सही नहीं है, न थी न है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से ऐसे अपने छाती पे बार बार हाथ मार मार कर बोल रहे थे कि बहुत जल्दी जो है ये गारंटी देता हूं कि ये सभी लोग जेल में होंगे। अब हमें क्या पता, इस देश के जनता को रजत भाई क्या पता कि जेल का मतलब मंत्रिमंडल में शपथ लेना होता है। और यदि इसी तरह की भाषा वो बार बार भ्रष्टाचारियों पर बोलते हैं तो मैं तो कहूंगा अपने साथी भाई को कि भाई आप एक बार कहिए अपने प्रधानमंत्री जी से, या हो सकता है प्रधानमंत्री जी ये सोच भी रहे हों जितने भगौड़े जिसको भगाया इन्होंने सबको बुलाइए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दीजिए, क्योंकि वो तो इनसे ज्यादा प्रूवन भ्रष्टाचारी हैं। और अडानी जी को जो है कम से कम जो 20,000 करोड़ रुपए का जो ऑफशोर घोटाला किया, जिस पर अडानी शब्द बोलना मुश्किल है, अब जेपीसी और पार्लियामेंट नहीं चलने देने की बात आती है। प्रधानमंत्री जी को, अडानी जी को फिनांस मिनिस्टर देश का बना देना चाहिए। ठीक है। वैसे भी निर्मला ताई जो है, जयराम जी एक छोटा सा रिप्लाई दे रही है, फिर अभिनंदिता जी हैं और मेरा अभिषेक राय जी। जी दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस दूसरा 10 सेकंड दे देते, दूसरा प्रश्न का उत्तर दे करके फिर हमारे साथी प्रवक्ता बोलते। आ रहा हूँ अजय जी, आ रहा हूँ। देखिए आज अजय जी ने जो बात कही है वही कांग्रेस पार्टी है ना, अभी जो सजा याफ्ता की महफिल लगाकर बैठी थी। अरे इस देश में सबसे बड़ा प्रूवन भ्रष्टाचारी है लालू प्रसाद यादव, जो सजा याफ्ता है। राहुल गांधी जी को भी सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता है, वो भी बेल पर चल रहे हैं और अभी चार्जशीट फाइल हो गई पूरे लालू परिवार के ऊपर। तो आप स्वयं मान रहे हैं कि सरकार और उनकी एजेंसियां सही कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचार के ऊपर, और जब कार्रवाई हो रही है उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के जो विपक्षी एकता का स्वांग आप रचना चाह रहे हैं, तो जनता आपका वो सारा चीज देख रही है। और भ्रष्टाचार की छटपटाहट से जो लोग आ रहा हूँ अजय जी, आ रहा हूँ। हमारे साथ दो प्रवक्ता और ओपनिंग कमेंट ले लूँ। आ रहा हूँ जयराम जी। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अभिषेक जी, मैं थोड़ा इससे अलग सवाल आपसे पूछूंगा। अजीत दादा पवार ने एज का हवाला दिया, पवार साहब का रिटायरमेंट की एज। अमूमन हमने देखा था समाजवादी पार्टी में भी, अब हमारे बीच नहीं है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, उनके रहते भी पार्टी में एक स्प्लिट वाली कंडीशन आ गई थी। जब साइकिल के सिंबल के लिए 2 गुट इलेक्शन कमीशन गए थे और शाम को फैसला आया था अखिलेश यादव के साथ, उस समय भी लोग जा रहे थे कि साहब चाचा शिवपाल जी के साथ है या अखिलेश यादव के साथ है। अंततः जीत अखिलेश यादव जी की हुई, चाचा की नहीं हुई। यहां पर भी देखिए भतीजा जीता, चाचा नहीं जीते। तो क्या राजनीति में एक फैक्टर, एज फैक्टर भी होता है? क्योंकि चाहे आपके कार्यकर्ता हो चाहे जनता हो, वो एक युवा चेहरा देखना चाहते हैं। अब आज 62 साल के अजीत है, युवा कहना गलत होगा, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे पवार साहब से तो शायद युवा ही होंगे, क्योंकि लगभग 23-24 साल का अंतर है दोनों में। तो क्या ये मेंटालिटी वर्कर्स की भी होती है, पार्टी के नेताओं की भी होती है, कार्यकर्ता और जनता की भी होती है कि वो समय समय पर एक नया चेहरा जो पार्टी में उभर रहा हो उसको देखना चाहते हैं? देखिए रजत भाई, जहां तक समाजवादी पार्टी का जो हमारा विघटन हुआ था 2016 में, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास 92% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और चाचा के साथ 7 से 8% लोग गए थे। और चाचा का भी हमारी पार्टी में दोबारा विलय हो गया है। हाँ। तो चाचा ने समझा कि कहाँ पे सारी चीजें हैं और कैसे सारी चीजें दुरुस्त करनी है। आदरणीय नेताजी ने इस पार्टी को बड़ी मजबूती से बनाया था और समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उस बात को अच्छे से समझती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे अजीत पवार जी हो, अजीत पवार जी को ईडी का डर, एक बार उनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, मुझे स्टेटमेंट याद है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो अजीत पवार जी के खिलाफ जांच कराएंगे, उनको जेल भेजेंगे। और आज वही देवेंद्र फडणवीस जी उनको उप मुख्यमंत्री बनाते। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सा डिटर्जेंट है कि जब इनके पास, चाहे वो सुब्रत पाठक हो चाहे अजीत पवार हो, इस तरह के नेता, चाहे वो विश्वास हो, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दूसरी पार्टी में रहते हुए भ्रष्टाचारी रहते हैं। इनके पास वो कौन सा डिटर्जेंट है? मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो और ईडी और सीबीआई से बच जाओ और आपको जेल नहीं भेजा जाए। जयराम जी बता दीजिए ना कौन सा डिटर्जेंट है?
नहीं, जनता तो इनसे पूछ रही है कि ये किस आधार पर ये सारी बातें कहते हैं। जहां पर जांच चल रही है तो वो दोषी सिद्ध हो गए। जब उनके साथ थे तो सदाचारी थे, इधर अगर उनको छोड़कर आ जाए तो भ्रष्टाचारी हो जाए। और जो देश की अदालत से सजा प्राप्त, सजा याफ्ता, बीमारी के बहाने बेल पर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ ये गलवैया करके विपक्षी एकता और सरकार बनाने के सपने देख रहे। तो देश इनके दोहरे चरित्र को देख रहा है, समझ रहा है। जो लोग भी भ्रष्टाचार दोहरा का चरित्र साथ किसका है छोड़ सबको करके पता है। सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के रजत भाई, नेतृत्व में रजत आगे भाई, ठीक है, बढ़ आ रहा रही हूं, है। अभिषेक जी आ रहा हूं। एक बार अभिनंदिता माथुर जी भी आम आदमी पार्टी से, उनके पास जाना है। मैम, अजीत दादा पवार ने, हालांकि जो भाषण था वो मराठी में था, कुछ हमने ट्रांसलेट किया, उसको समझने की कोशिश करी। उसमें आम आदमी पार्टी का भी जिक्र था, अगर आपने सुना हो वो भाषण। उन्होंने कहा साहब जो विपक्ष की बैठक थी वहां से आप भी बाहर चली गई, और कंपैरिजन ये दिया कि साहब जो विपक्ष के नेता हैं वो मोदी के सामने उनका कद कम है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया। पहले भी ये बात आई थी कल कि अजीत दादा पवार ने अपने लोगों से जब बात करी तो कहा पवार साहब को उस विपक्ष वाली बैठक में नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। तो क्या ये विपक्ष के ऊपर भी एक तरीके का स्प्लिट है जो अजीत दादा पवार ने पार्टी तोड़ी है? मैम अनम्यूट करिएगा एक बार। जी, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही मैम, प्लीज गो अहेड। नमस्कार। नमस्कार जी। इससे पहले कि मैं अजीत पवार जी की बात पे कमेंट करूं, क्योंकि अब वो कुछ कमेंट करने लायक बात रही नहीं है उनकी, क्योंकि उनका अपना ही कुछ वजूद जो है कभी इधर कभी उधर, तो उनके बारे में, तो उससे पहले मैं एक अपने माननीय प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, उनके भाषण में से मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। वो लाइनें हैं कि जिन लोगों को कुछ लोग अपने दुश्मन बताते थे, पानी पी पी के गालियां देते थे, अब उन लोगों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। दोबारा सुनिए कि जिन लोगों को कुछ लोग अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी के उनको गालियां देते थे, अब वो इकट्ठे हो गए। ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, और ये बात वो कह रहे हैं एनसीपी के बारे में। ये बात वो कह रहे हैं उन सभी पार्टियों के बारे में जहां से वो चुन चुन के हीरे लाते हैं, चाहे वो असम के हेमंता बिस्वास जी हो। अगर आपको याद हो तो पानी का जो वहां स्कैम हुआ था, उसकी बकायदा जो बुकलेट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो मतलब सड़क से लेके अदालत तक की जो लड़ाई थी वो बीजेपी ने लड़ी थी वहां पे, और आज उनको शामिल कर लिया। तो जिस तरह से चुन चुन के एक कहते हैं ना 9 लखा हार जो है मोदी जी तैयार कर रहे हैं अपनी, और मुबारक है उन सारे भ्रष्टाचारियों को जो अपने केसेस बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आज उनके गले का हार बन गए हैं। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक आपकी बात है कि विपक्ष पे टिप्पणी है या विपक्ष का क्या होगा, देखिए जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। ये प्लेजेंट नहीं है किसी भी वोटर के लिए, किसी भी सिटीजन के लिए। ये एक जो जिस तरह से बीजेपी डेमोक्रेसी का गला घोट रही है वो बहुत होपलेस कर रहा है हमारा देश। यूथ बहुत ज्यादा है हमारे देश में, हम उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए विजन। इस समय हमें देश के विजन की बात करनी होनी चाहिए थी। और आप देखिए कि हम किस तरह से ये जो बीजेपी दिन रात एमएलए की खरीद फरोख्त, सबवर्ट करना लॉ को, वेंडेटा करना अपने ओपोनेंट्स को, हमें इस सब में लपेटा हुआ है क्योंकि डेवलपमेंट दिखाने के लिए कुछ। जयराम जी, ये आरोप है आम आदमी पार्टी का, ये 9 लखा हार क्यों बना रहे हैं आप? ये लोग समझना चाहते हैं, पहला। दूसरा, जयराम जी आप, मैं सवाल पूरा कर दूं। महाराष्ट्र में जो नंबर गेम था, उस नंबर गेम में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्या ये माना जाए कि जो महाविकास आघाड़ी थी, यानी उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस, लोकसभा के लिहाज से उसके पास जो लोगों का बहुमत था आने वाले चुनाव में, क्या वो ज्यादा हो रहा था? इसीलिए आपको लगता था कि एक मराठा चंक अगर आपके पास अजीत पवार के रूप में आए तो उससे महाविकास आघाड़ी भी डिस्टर्ब होगी, एक हवा खराब होगी विपक्ष की, और बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि नंबर आपके पास थे। लोग बार बार पूछेंगे जरूरत क्यों थी। इसीलिए शायद शिंदे ग्रुप, जो खबरें आ रही हैं, वो मंत्रालय को लेकर थोड़ा परेशान और नाराज भी। जयराम जी,
देखिए रजत भाई, आम आदमी पार्टी को हिट एंड रन पार्टी कहा जाता है, शुरुआत से ऐसा ही रहा। इन्होंने तमाम चीजें तो याद रखी, लेकिन अपने नेता के उस बयान को, उस लिखित में जनता को दिखाए जाने वाले एफिडेविट को भूल गए, जिसमें भ्रष्टाचारियों की सूची गिनाते थे। उसमें शरद पवार का भी नाम लेते थे, लालू प्रसाद यादव का भी नाम लेते थे, सोनिया जी का भी। और वो सारे लोगों के साथ पटना में उनके चरणों में बैठकर क्या अध्यादेश को लेकर करने गए थे, ये देश ने देखा है। दूसरी बात आपने कही विपक्षी एकता को लेकर के, और महाराष्ट्र के संदर्भ में, तो विपक्षी एकता का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसकी दूरी बनना चाहा केसीआर साहब ने, फिर वो बाहर हो गए। फिर ये काम शुरू किया नीतीश कुमार जी ने, फिर नीतीश कुमार जी की दावेदारी पीएम की उम्मीदवारी का सपना टूट गया। उसके बाद इसका बीड़ा उठाया शरद पवार साहब ने, उन्होंने कहा शिमला में नहीं, अब तो बेंगलुरु में होगी बैठक। फिर शरद पवार जी के ही लोग उनको छोड़कर चले गए, अब उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पर आ गई। और केजरीवाल जी की पार्टी, और भाई हमें अध्यादेश वाला गुलाब जामुन नहीं मिला तो अब तो हम आपसे नाराज हैं, हम बैठक में नहीं जाएंगे। तो ये जो विपक्षी एकता है, केवल मीडिया में स्वयं को बनाए रखने के लिए ये सारी कवायद चल रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, काम इन्होंने किया नहीं। अब नाम बचाने के लिए किसी तरह मीडिया में बने रहना है, तो रोज नई नई नौटंकी करनी है इनको। रही बात सारा विपक्ष में कहता हूं, जो एंटी बीजेपी दल है वो सारे इकट्ठे आ जाए। अभी एक आंकड़ा याद कर लीजिए 2019 का, 224 सीटों पर 50% से अधिक वोट नरेंद्र मोदी जी को मिले थे, और 2024 में यह संख्या और बढ़ने वाली है। ठीक है अजय उपाध्याय जी। अजय जी, एक ही बैठक हुई थी अगर देखा जाए, पटना में मेन बैठक, उसके बाद स्टालिन साहब पहले निकल गए। आम आदमी पार्टी का रुख बिल्कुल साफ नहीं है। केसीआर साहब कहाँ दूरी बनाए हुए हैं, एनसीपी अस्तित्व कहाँ होगा, ये आपके सामने सब कुछ है। जो नंबर गेम है उसमें भतीजे साहब बहुत आगे हैं, अजीत दादा पवार। तो क्या इसका एक जो इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का, वो विपक्षी एकता पर भी पड़ा है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल आप ही हैं? रजत भाई, महाराष्ट्र का जो इफेक्ट है वो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजनीति में उसका कोई इम्पैक्ट होगा। हाँ, एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। महाराष्ट्र में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं, दो चिंटू मिंटू को इन्होंने अलग करके वहां पे लीडरशिप देने का प्रयास किया है। मूल पार्टी के नेताओं के साथ जो वहां के जनता की भावना है, उद्धव ठाकरे के साथ हो या शरद पवार जी के साथ हो, तो जनता इस बात को जरूर समझ रही है। और इसका असर महाराष्ट्र में सिर्फ नहीं, देश के राजनीति में भी पड़ेगा कि कैसे ईडी सीबीआई के बल पर, धन बल पर, बाहुबल पर, सत्ता बल पर, और किस तरह से अहंकार के बल पर जो है पार्टियों को तोड़ने का काम और एमएलए को खरीदने का काम भाजपा कर रही है। जनता जिसको चुनती है, जनता जिन पार्टी के नेता और विचारधारा के नाम पर किसी को चुन के भेज रही है, उसको पैसे और धन और बल और दिखावे और भ्रष्टाचारी करने का काम, और दूसरी तरफ उनको ही अपने पार्टी में सम्मिलित करने का काम ये कौन सा दल कर रहा है जो अपने को सच्चरित्र और इस सत्य हरिश्चंद्र का उपाधि लेकर के खड़ी रहती है, लेकिन संस्कार की बात करती है, चेहरा और चरित्र की बात करती थी। तो ये देश का जनता, देश की जनता जो देख शिवसेना रही के है, साथ हुआ, इसके इम्पैक्ट पूरे देश में पड़े। अजय जी, चाहे वो शिवसेना का एग्जाम्पल लीजिए या एनसीपी का एग्जाम्पल लीजिए, इतनी भारी तादाद में अगर विधायक सांसद छोड़ के जा रहे हैं, कोई तो बड़ी वजह होगी। आपने कहा जनता चुन के भेजती है, मैंने मान लीजिए अजय जी आप एनसीपी के विधायक हैं, एनसीपी के टिकट से जीत कर आए, आज आप एनसीपी को छोड़ रहे हैं, नई एनसीपी बन रही है, पवार साहब के नाम पर वोट मांगा, आप अब अजीत दादा पवार के साथ हैं। आप भी तो सारे कार्यक्रम करने के बाद अपने घर जाएंगे, वहां पर आपके कार्यकर्ता बैठे होंगे, वहां पर जो जिले की जनता है आपके क्षेत्र की, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, लोग तो आपसे पूछेंगे साहब क्यों गए। ऐसा विरोध तो हमने देखा ही नहीं आज तक कि जनता विरोध कर रही हो कि नहीं साहब आप क्यों चले गए एनसीपी पर। उद्धव ठाकरे साहब, इतना बड़ा कद, बाला साहब ठाकरे के लड़के, इतने लोग चले गए, कोई जनता आपको दिखी हो बताइए सड़क पर जो कह रही हो कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है रजत भाई, आप एकदम ही पॉलिटिकल एक पत्रकार रहे हैं, राजनीतिक चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और विश्लेषण करते रहे हैं, और सभी पार्टियों की आंतरिक राजनीति को आप समझते हैं और इस देश के जनमानस को भी समझते हैं। आज जो हालत थी, यही हालत कर्नाटका में थी जो महाराष्ट्र की आज हालत है, और कर्नाटका की जनता इस देश में कैसे साइलेंट और कितनी बुद्धिमत्ता के साथ चुनाव के वक्त
बदला लेती है और सही निर्णय लेती है, मुझे नहीं लगता कि इस पर इस पूरे पैनल में किसी को प्रश्न करना चाहिए। कर्नाटका की जनता ने इसी हालत को आयाराम गयाराम को दिखाई आईना, और जितने लोग इधर उधर किए थे आप उठा के देखिए लिस्ट, उसमें से 2 लोग भी चुनाव जीतकर पुनः नहीं आ पाए विधानसभा में। वही हाल होगी महाराष्ट्र में, चुनाव आने दीजिए। और उससे पहले लोकसभा में चूंकि अब सबको पता चल गया कि इस सभी के मास्टरमाइंड कौन है, तो एक व्यक्ति है, वो है देश के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री एक तरफ दिखावे के लिए हाथी के दांत दिखाते हैं सच्चरित्रता का, और दूसरी तरफ जितने दुराचार का काम हो सकता है, भ्रष्टाचार का काम हो सकता है, वो संजय जी कुछ ऐड करना चाहते कर रहे हैं। संजय द्विवेदी देश के लोकतंत्र के साथ भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। इनके साथ देश की जनता न्याय करेगी समय आने पर। ठीक है, हम चुनाव का इंतजार करें। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए रजत जी बहुत स्पष्ट एक बात बता रहे हैं कि बीजेपी दूसरे को आईना ना दिखाया करे। आज जेडीयू सरकार चल रही थी, तोड़ के इन्होंने उनको तोड़ के सुशील मोदी को उपमंत्री क्यों बना दिया था? पीडीपी से गठबंधन किया, मध्य प्रदेश से लेकर गोवा तक इन्होंने सरकारें गिराई। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अजीत पवार जी को लेने की इनकी मजबूरी है, क्योंकि हमारा शिवसेना 3 साल से गठबंधन चल रहा था। हमने पार्टी महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली। अब इन्होंने सोचा था कि शायद शिंदे जी जो है इनको हम ले आए तो शायद शिवसेना का विकल्प बन जाएंगे। लेकिन रजत जी एक बात देख लीजिए, जितने महाराष्ट्र चुनाव अभी तक हुए हैं, जो कि एमसी चुनाव हो, मंडी परिषद चुनाव हो, चाहे एमएलसी चुनाव हो, चाहे विधायकी चुनाव हो, विधायकी चुनाव वो चुनाव ये हार गए जो सीट 28 साल से ये जीत रहे। क्यों हार गए? अगर शिंदे जी अगर विधायक लाके वोट बैंक तब्दील हो सकता था तो उसी जगह थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे जी नेता है, माने शरद पवार जी नेता है, तो वो नेता हैं, उनके नाम पे लोग जानते हैं। आप कहिए अजीत पवार, दादा पवार को जान जाए या शिंदे को जान जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आपका कहना है फेस है, फेस वैल्यू। ठीक है, मान गया। अभिषेक जी के पास जाऊंगा। अभिषेक जी, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद कई लोगों ने कहा बिहार में भी कुछ होने वाला है। नीतीश बाबू थोड़ा सावधान हो गए, उन्होंने अपने सांसदों से बैठक करना शुरू कर दी। कहा यूपी में भी दावा किया राजभर जी ने, कहा समाजवादी पार्टी के भी कई विधायक संपर्क में, एक नया एलाई पार्टनर मिल रहा है बीजेपी को वहां पे। तो ये जो घटनाक्रम है, ये सारा घटनाक्रम 24 के लिए। और अमूमन ये कहा जाता है, पब्लिक परसेप्शन की अगर बात करिए, जैसे हमने देखा था जब पिछली बार बीजेपी चुनाव जीती थी विधानसभा का 16 में, तो उस वक्त एक लाइन लग गई थी। आप देखिए सपा से, बसपा से, कांग्रेस से कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में गए थे। तो इससे एक हवा क्रिएट होती है। जैसे कर्नाटक में बीजेपी से बहुत सारे नेता गए, उनके 6 बार 7 बार के विधायक, मुख्यमंत्री शेट्टार साहब ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भले ही वो अपना चुनाव हारे हो, लेकिन एक हवा क्रिएट होती है स्विंग वोटर्स के लिए। तो ये जो घटनाक्रम है, क्या ये उन स्विंग वोटर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जो अपना मन नहीं बना पाए, वो माने कि हाँ बीजेपी जीत रही है, इसीलिए लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है? रजत भाई, अभी आपने 22 का चुनाव देखा होगा, 22 का विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के करीब 114 एमएलए शामिल होना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोक लगा दी। इसलिए रोक लगा दी कि क्योंकि वो उनकी समाजवादी विचारधारा नहीं थी। सत्ता लोभी लोगों को हमें अपनी पार्टी में ज्यादा शामिल करने की जरूरत नहीं। जो लोग समाजवादी विचारधारा को शामिल होकर आए, उनको हमने खुले दिल से, खुले मंच से हमने उनका स्वागत किया। तो ये बात उत्तर प्रदेश में जहां तक है, और ओपी राजभर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आज तक बिना समाजवादी पार्टी के या बिना भारतीय जनता पार्टी के वो खुद अपनी जहूराबाद की सीट नहीं जीत सकते। अगर इतने बड़े नेता हैं, वो समाज के इतने बड़े वो हैं, अभी भी वो टिकट मांग रहे हैं गाजीपुर से लोकसभा का बाई इलेक्शन का, अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। तो वो परिवार में सिर्फ अपना, वो उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। उनकी बात को हम गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। वो बिना बैसाखी के चल नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बैसाखी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी। जहां तक बात, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहे थे, इन लोग का काम ही डिवाइड एंड रूल। इन्होंने लगातार चुने हुए प्रतिनिधियों को, आप बताइए अजीत पवार किस सिंबल पे जीत गया है? वहां की जनता ने
उनको किस सिंबल पे संतुष्ट और जिताया सहमत था? इसलिए नहीं भारतीय होगा जनता पार्टी के कि खिलाफ राजनीति जिताया था। इसी का नाम है अभिषेक जी। आप नहीं, बैठे मैं रहते हैं, बिल्कुल- आपके सारे विधायक गायब हो जाते हैं। लोभी लोग हैं विधायकों को कोई उड़ा कर नहीं ले जा रहा साहब। विधायक तो एफिडेविट दे रहे हैं कि हाँ, हम अजीत दादा पवार के साथ हैं। बताइए क्या करें? खुले मन से छगन भुजबल साहब कह रहे हैं, कहा साहब अगर उनको 60 साल हो गया राजनीति करते हुए तो मैं भी तो 56 साल से राजनीति कर रहा हूं। वो तो गुरु है, जो उन्होंने अरे भाई, सिखाया वही पैदा मैंने होते हुए किया। राजनीति करने वो लगे, उदाहरण दे रहे थे 62 कि साल जैसे के, उन्होंने आप कांग्रेस बताओ। पार्टी से अलग हुए थे, कांग्रेस पार्टी को तोड़ा था। आज भतीजे ने भी वही काम कर दिया। जयराम जी, नहीं तो वही तो जयराम कह रहे जी, हैं, जो सत्ता कद है लोभी लोग प्रधानमंत्री हैं। का, लोग इस बात का दावा कर रहे हैं जैसे वो ये विश्व सत्ता में गए, लोभी लोग हैं, सत्ता के लिए अमेरिकी कहीं भी जा यात्रा हुई, सकते हैं। ये जो जाने उनका का कद डर बढ़ा था, हुआ, अजीत लोकप्रियता पवार। बढ़ी हुई, इससे जो विपक्ष था, विपक्ष के नेता थे, वो थोड़ा आकर्षित हुए। और क्या कर्नाटक में हार के बाद डैमेज कंट्रोल में पार्टी थी, कहा जहां जहां जो जो मिल सकता है उसको ले लीजिए। तैयारी मतलब प्लान बी बिल्कुल एक्टिव कर दिया आपने कि अगर कर्नाटक में हार है तो क्या ये एक सिग्नल है, रेड सिग्नल है कि साहब सावधान हो जाइए, जो जो एलाई मिल सकता है लेते जाइए, अपने आप को मजबूत करिए 24 के लिए। देखिए, सबसे पहले तो रजत भाई ऐसा है कि 2019 से पहले 2018 में भी बहुत सारे विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, कुछ जगह परिणाम विपरीत थे, लेकिन 2019 में जब जनता का जनादेश आया तो वो बढ़ चढ़ के था, पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी को आशीर्वाद मिला। दूसरी चीज, मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से निश्चित रूप से लोग आकर्षित हो रहे हैं। और एक तीसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जितने भी ये दल है, जिनको आप क्षेत्रीय छत्रप कह लीजिए या एक खास जाति वोट बैंक पर आधारित पार्टी कह लीजिए या परिवार की पार्टी कह लीजिए, ये जब बनती है, इसके जब नेता तैयार होते हैं तो पहली पीढ़ी में समाजवाद का, गरीबों के हित की बात होती है, पिछड़ों के अधिकार की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है। लेकिन जब इनको सत्ता मिलती है तो केवल पारिवारिक न्याय करते हैं। लोगों ने इसको महसूस किया, देखा, और जहां जिनको मौका मिलता है तो वो स्वाभाविक नेतृत्व आगे बढ़ता है। पार्टियां टूटी है, नेता धरे रह गए, फिर नया नेता पैदा हुआ। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। वो ये सोच ले कि हम आए हम ही रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। और कैसे गरीबों का नाम लेकर के बढ़ी हुई पार्टी पारिवारिक न्याय करते हुए 250 रुपये प्रति लीटर का पानी पीने लगती है, वो चीजें पटना से तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। तो ये जो इनका चरित्र है वो दिखता है। अब ये परिवारवाद को लेकर के राजभर जी के ऊपर कमेंट कर रहे थे। एक बार में 24 लोग राज्यसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, न जाने कितने पदों पर किस परिवार से थे। वो मुलायम परिवार था, वो परिवारवाद के ऊपर इनका प्रवचन। तो भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी प्रवचन करने लगती है और परिवार के बात के ऊपर अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता बोलने लगते हैं। तो जनता ये सब चीजें देखती है, उसको ध्यान में है, उनको मालूम है कैसे सामाजिक न्याय का सपना दिखाकर। अभिषेक जी आऊंगा एक बार अभिनंदिता माथुर जी के पास। अभिनंदिता जी, वही सवाल, क्या प्रधानमंत्री की जो आ रहा हूं अभिषेक जी, आ रहा हूं जरा थोड़ा। अभिनंदिता जी, ये जो प्रधानमंत्री की छवि है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, ये लोग कहते हैं, चाहे वो देश में हो विश्व में, चुनाव आएंगे जाएंगे, क्या उससे भी जो विपक्षी दल हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि साहब लीडरशिप क्वालिटी भी एक चीज होती है? आप अपने दिल से पूछिए, आप सड़क पे किसी भी नागरिक से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आंसर है नो। इस टाइम विपक्ष का जो भी आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, वो इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि उनके सर पे सीबीआई और ईडी का भय लगाया हुआ है, उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो इसी डर से लोग जुड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कोई इसमें वो नहीं। जहां तक कि प्रधानमंत्री जी के करिश्मा की बात है, जब लोगों के घर में जवान बेटे बेटी हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जब मार्केट में टमाटर जो है वो 150 रुपए 140 रुपए किलो मिल रहा है, जब आपको अपने फैमिली में किसी को अस्पताल में भर्ती कराना है और अस्पताल में जो है वो पानी भरा हुआ है, या कोई आपके पास सुविधाएं नहीं है, नौकरी नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो उस समय में आपको लगता है कि देश के लोगों को बहुत मतलब शौक हो रहा है कि मोदी मोदी मोदी, ये किराए के लोग लाते हैं मोदी 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 करने के लिए। आप इंटरनेशनल घूम के मोदी 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 करवाते हैं। आप मुझे बताइए, आप उन इलाकों में जाइए, आप जाइए मणिपुर, जला के रख दिया मणिपुर को। हर चीज
जिस चीज में इन्होंने हाथ लगाया है आज की डेट में, वो वही उसी को कबाड़ा कर रहे हैं। देश की जनता इसको समझ चुकी है। देखिए, देश के लोग बहुत साधारण हैं, बहुत मेहनती हैं। इस टाइम अगर मेरे पास अपने घर में 2 वक्त की रोटी के लिए मैं बिजी हूं, तो मैं कहां से सोचूंगी कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बंगाल में कहां क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। लोग परेशान हैं। और लेकिन लोग अपना जब जवाब देंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ 2024 के इलेक्शंस में वो जवाब देंगे। इस देश का इतिहास गवाह है, जनता मालिक है, मैं मानता हूं। बहुत बड़े बड़े हिटलर आए हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उनको जनता ऐसा जवाब देगी क्योंकि इनके पास काम दिखाने को कुछ नहीं है। और मैं एक और आपको बात आखिरी में कहना चाहूंगी, ये जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है कि आज जो हमारे बीजेपी के यहाँ स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, आप पूछिए उनसे कि ये जो बढ़ते हुए टमाटर के दाम है उस पे मोदी जी ने क्या बोला है। जयराम जी एक बार टमाटर पे दे रही है, फिर अजय जी के पास जाना है। कोई जवाब नहीं है जयराम जी, टमाटर पर एक सवाल है आम आदमी पार्टी का, 30 सेकंड में अजय जी के पास जाना है। फिर देखिए, ये सही बात है। मैं खुदरा महंगाई दर जब 5% से नीचे आ गई तो फिर इनको सब्जी 2-4 सब्जियों के आइटम के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकते। हर साल भाई साहब, दही पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, बच्चों के आइटम्स पे टैक्स है। आपको और कितना लगान चाहिए भारत से? चिल्ला रही है बीच में, इतनी अच्छी डिबेट चल रही थी, थोड़ा सुनना सीखिए, परेशान सुनना सीखिए ना अभी। जयराम जी एक बार टमाटर पे दे दीजिए ना, वापस महाराष्ट्र जाना है। टमाटर बोल दीजिए, जनता का भी सवाल है। 120-160 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। बरसात के इस सीजन में हर साल कुछ सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये सीजनल चीज है। 10 दिन बाद फिर घट जाएंगे। एक टमाटर के अलावा कुछ और विषय पे आप चर्चा नहीं करने के लायक बचे, क्योंकि जिन चीजों पर दाम कम हो सकते थे उस पर सरकार ने दाम कम किए हैं। जब खेतों में टमाटर खराब हो जाएंगी तो टमाटर कहाँ से लाएगा? कोई इनकार नहीं कर सकता कि तराजू है, एक तरफ एमएलए बैठे हैं और एक तरफ टमाटर है, और बता नहीं पा रही है जनता की कौन किस भाव में बिक रहा है। ये हाल करा है बीजेपी ने। आप क्या बात कर रहे हैं मौसम की वजह से टमाटर? तो आपको पहले से करना चाहिए था इंतजाम। देश टमाटर खाना छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, महिलाएं दूध दही खाना छोड़ दे। टमाटर कोई दाल चावल गेहूं दाल नहीं है जिसका प्रोक्योरमेंट करके किया जाए। ये सीजनल सब्जियां हैं, थोड़ा सा जमीन पर रख के बात करिए। राहुल गांधी की तरह कोई दाल आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो उसका इलाज हमारे पास ठीक है। वापस एक बार महाराष्ट्र आएंगे, ठीक है। अब जनता जी, आपने देखिए टमाटर का मुद्दा उठाया था, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था। मैंने तुरंत इसीलिए फ्रेम लॉक कराया। मैंने कहा आप लोग टमाटर पर बहस कर सकते हैं। 2 मिनट दिया आपको। अजय जी आपके पास वापस महाराष्ट्र चलेंगे। क्या जो कंपैरिजन है विपक्ष के नेताओं का, उसमें खड़गे साहब भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, जयराम रमेश भी है, अरविंद केजरीवाल भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, नीतीश कुमार साहब हैं, तेजस्वी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, स्टालिन साहब, इनका कंपैरिजन जब प्रधानमंत्री मोदी से किया जा रहा है तो क्या उस पर प्रधानमंत्री मोदी भारी पड़ रहे हैं? इसीलिए लोगों की एक उत्सुकता है जुड़ने की। जो भाषण जहां तक मैं समझ पाया अजीत दादा पवार का, भले ही आप कहिए साहब असली एनसीपी पवार साहब की है, रहेगी, उन्होंने पार्टी फॉर्म करी है, पार्टी को खड़ा किया, यहां तक लाए, भले ही कांग्रेस से अलग होकर, लेकिन आज जो संख्या बल था वो अजीत दादा पवार के साथ खड़ा था, शरद पवार के साथ नहीं। और वो मन से तारीफ कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी की। अजय जी। रजत भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके इस चैनल पर और आपके जितने दर्शक हैं सुन रहे हैं, आपको आज के समय में जिस तरीके से भाजपा और मोदी जी काम कर रहे हैं उस तरीके से आपको 2 दिन के लिए ईडी और सीबीआई दे दिया जाए तो आप जिसको चाहेंगे वो आज के डेट में प्रधानमंत्री बन जाएगा। जनता की जरूरत ही नहीं है, जनता चुन के किसी को भेजेगी। ईडी सीबीआई किसी पर कोई भी तोहमत लगा के उसको या तो जेल या मंत्रिमंडल का कैबिनेट का दर्जा दिलाएगी। तो यदि जब ये तरीका हो गया है जिस राज्य में, जिस देश में, कि हम ईडी सीबीआई के कारण ही सब चीज करेंगे, जनता जाए वाली कहानी कर दी है इस सरकार ने। इस सरकार को जनता के मत का कोई आदर ही नहीं है, निरादर कर रही है लगातार, और देश के लोग देख रहे हैं।
कोई इतना, यदि इतना प्यार था अजीत दादा को, तो अजीत दादा या शिंदे जी को या बाकी लोगों को, तो फिर ये 2 साल पहले भी ये प्यार दिखाते। ये अभी क्यों दिखा रहे हैं, जब ईडी सीबीआई 4 दिन पहले इनके घर में लगातार दौड़ा कर रही थी। और ये बात और भी मैं कहना चाहूंगा, टीडीपी से पीडीपी तक, अकाली दल से जेडीयू तक, इतना मोदी जी का करिश्मा है तो ये लोग क्यों छोड़कर चले गए। तीसरी बात, कर्नाटक की जनता, कर्नाटक में तो लगातार मोदी जी थे, कोई था ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है हारने के बाद नड्डा साहब आ जाते हैं या जयराम विप्लव जी बेचारे आके यहाँ उनको जवाब देना पड़ता है, मोदी जी का चेहरा गायब हो जाता है मीडिया से इस देश के। तो ये सब देख रहे हैं और सच्चाई सबको पता चल गई है। देश की जनता समय आने दीजिए रजत भाई, ये सबका एक एक चुन चुन कर जवाब देगी। और प्रधानमंत्री पद का चुनाव इस देश में नहीं होता है, वाजपेयी जी से बड़ा पॉपुलर कोई नहीं था, ये सारे तथ्य इस देश के सामने है। मुद्दों पर चुनाव होगा। महंगाई आज 8-8.5% क्रॉस कर गई, बेरोजगारी का दर 8.5% से ऊपर है, और जिस तरह का हालात है, अभी हमारे भाई ने कहा, सही बात है, इन्होंने कम से कम इतनी स्वीकारी कि टमाटर का रेट बढ़ गया है। वित्त मंत्री जयराम जी छोटा रिप्लाई दे दीजिए, एक बार संजय द्विवेदी जी के पास जाना है। टमाटर खाते ही नहीं है। जयराम जी, क्या ये ईडी सीबीआई सेंट्रल एजेंसीज का डर है कि आप लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, डरा देते हैं कि साहब बीजेपी में आ जाइए, सरकार बना लीजिए, वरना जेल भेज देंगे? क्या ये डर से काम हो रहा है? आरोप है कांग्रेस का। रजत भाई ये जो दबाव कहिए, ये जनता का दबाव है। और जो विधायक अजीत पवार के साथ वहां खड़े थे, वो आपसे और हमसे ज्यादा अपने क्षेत्र की जनता का मन मिजाज समझते हैं, और इन चीजों को समझते हुए ही उन्होंने निर्णय लिया होगा। उनको वापस जनता के बीच में ही जाना है, उन्हीं के द्वारा चुनकर आना है। और जनता के इंटेलिजेंस पर इनको बड़ा भरोसा है कर्नाटक के ऊपर। हमने तो कभी सवाल नहीं उठाए, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार राज्यों में और लोकसभा में हार के बाद ईवीएम और जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। उसमें जिन दलों को लगता है कि जनता का मिजाज मोदी जी के साथ है, जिन नेताओं को लगता है वो अगर एनडीए में उनके साथ विकास के मार्ग पर देश को आगे बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ये जनता का दबाव है और जनता मोदी जी के साथ है। और एक और अंतिम बात कह दूं कि ये जो कह रहे हैं कि मैसेज क्या जा रहा है ईडी सीबीआई का, बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है। आज पता है मैसेज क्या गया? एक परिवार जिसके 3 प्रधानमंत्री जिसके परिवार में रहा हो, उस राहुल गांधी को भी एक सामान्य अपराधी की तरह अदालत में सजा मिल सकती है। उससे भी ईडी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। कोई राज परिवार और राजवंश बनकर के यहाँ नहीं बैठा है। सच्चा लोकतंत्र का भाव अगर किसी ने प्रकट किया, जनता में विश्वास जगाया, वो नरेंद्र मोदी जी। देखिए, आप ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि ये जो आप एक के बाद जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है। और आपको हम सबकी ये एडवाइस है, आपके ऊपर विश्वास कर रही है। 2 मंत्री जेल में है, सड़ रहे हैं, 2 मंत्री जेल में सड़ रहे हैं, कानून में उनको बेल नहीं मिल पा रहा है कोर्ट से, और आप बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, एक बार संजय द्विवेदी जी के पास जाना है। संजय जी, एक और पिक्चर है, लार्जर पिक्चर आ रहा हूं जनता जी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, बेटा मिनिस्टर, पार्टी की कमान बेटे के पास, राज ठाकरे साहब को बाहर। यहां पर भी देखिए क्या वो फैसला जो परिवार के अंदर होता है उससे भी लॉस होता है, जनता उसको देखना नहीं चाहती। आपने सुप्रिया को और प्रफुल्ल पटेल को तो प्रमोट किया, जो जमीनी नेता महाराष्ट्र का अजीत दादा पवार था उसको आपने पीछे कर दिया, चेयर तक नहीं रखी बैठने के लिए, पोस्टर में जगह नहीं दी। तो क्या ये जो परिवारवाद वाली भी लड़ाई है वो भी सामने खड़ी है? नहीं रजत जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता का। अभी माननीय मोदी जी दौरे पे गए थे, क्या वहां के राष्ट्रपति उनको लेने आए, जो कि सरकारी दौरा था? और माननीय जवाहरलाल नेहरू को 2 बार राष्ट्रपति एयरपोर्ट लेने गए। सम्मान किसका चाहता हुआ? लेकिन समस्या इस समस्या इस समय है कि महिमा मंडन ज्यादा होता है। जो आज 70 साल में जो प्रधानमंत्रियों ने विदेश में जा जाके धरती बनाई, जो आज स्वर्ग झेल रहे माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, क्या इनकी नहीं गया? ये तो भी 9 साल से आए हैं, और 9 साल से पहले जो सड़कें बनी है, जो हवाई अड्डे बने हैं, हवाई जहाज ठीक है, परिवारवाद वाले पर एक कमेंट दे रही संजय जी, वक्त थोड़ा कम है। वो किसने बनवाए? अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि माननीय
शरद पवार जी ने अजीत पवार को 2019 में उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ ले ली। अगर कोई दूसरा होता, कार्यकर्ता होता, भतीजा ना होता तो शायद उनको बर्खास्त कर दिया गया होता, निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। लेकिन उन्होंने सम्मान किया, पुनः 6 महीने उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उसकी सजा को ये दे रहे सुप्रिया सुले को। तो अजीत पवार जो है इनके विधायक दल के नेता थे ना, इससे बड़ा पद कौन सा होता है विधायक के लिए? राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन्होंने उनको दे दी, सुप्रिया सुले को और पटेल को दी। तो ये कहना गलत है। इसमें आपकी बात का कोई मतलब नहीं है कि उनके लिए इसलिए वो सब इसलिए गए हैं। ये रोटी जयराम जी जो शिंदे आ रहा हूं, जयराम जी जो शिंदे ग्रुप नाराज है, आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि आप जो बहुत ज्यादा बुलडोज कर रहे हैं, दूसरी दलों के नेताओं को अपने दल के साथ, अपने अलायंसेस के साथ ला रहे हैं, इससे जो पहले से अलायंसेस है या फिर आपका कैडर है वो डिस्टर्ब होगा? देखिए रजत जी, एक राज्य में या केंद्र में भी मंत्रिमंडल चुनने का अधिकार किसका होता है? सरकार की मुखिया का। मंत्रिमंडल में जब शिंदे साहब ने शामिल कराया लोगों को, तो उनका मन, उनका हृदय, उनकी विशालता सब कुछ उसमें दिखाई पड़ रहा। और सरकार में और लोगों को शामिल करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बात सूत्रों के हवाले से बहुत जगह खबर में है कि शिंदे गुट नाराज है या ये है, तो जो हृदय की विशालता दिखाते हुए सरकार में शामिल अजय जी, कांग्रेस का हाल महाराष्ट्र में क्या है? ऐसी सरकार है, कोई राजनीतिक व्यक्ति मजाक में कह रहा था कि सबसे अच्छा मॉडल होगा ये, अगर 2 लोग कांग्रेस के भी ज्वाइन कर लेते तो शिवसेना भी हो जाती, बीजेपी भी हो जाती, एनसीपी भी हो जाती, कांग्रेस भी हो जाती। चुनाव की तो जरूरत ही नहीं होती साहब, सारे दल एक साथ बढ़िया सरकार चलाते, विपक्ष की जरूरत क्या है? अजय जी, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है। बस दूसरे के सिद्धांत को तोड़ने में इनको अपना सिद्धांत दिखता है। और अभी चर्चा हो रही थी कि उद्धव ठाकरे दोनों साथ में मिलकर लड़े थे और शिंदे को इसीलिए इन्होंने तोड़ लिया। अभी तो एनसीपी तो साथ नहीं लड़ी थी, एनसीपी को क्यों तोड़ दिया? ठीक है, इसका मतलब यही राजनीति का विचारधारा और आज की राजनीति और आज का दौर बदल गया है। माफी के साथ आप सबको रोकूंगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का देश का सवाल में आने के लिए। कोशिश ये थी कि समझे कि चाचा और भतीजे की लड़ाई में आगे कौन निकला। आज की डेट में भतीजा चाचा से बहुत आगे निकल गया। अगर आप मुझसे पूछिए कि इसका रीजन क्या है, तो एक उम्र है, दूसरा अजीत पवार जमीन पर बहुत मजबूत है, इसीलिए शायद जो संख्या बल है आज अजीत पवार के पास है, ना कि सुप्रिया सुले के साथ। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।